रात की कड़कती ठंड में एक रिक्शा चालक एक कांपते हुए बूढ़े आदमी को मुफ्त में घर ले गया। अगली सुबह अचानक पुलिस स्टेशन से फोन आया। लेकिन क्यों? आखिर बात क्या थी? यह कहानी शुरू होती है आनंद नगर की सुनसान गलियों से, जहां दिसंबर की रात में लोग अपने घरों में कंबल ओढ़कर सो चुके थे, मगर एक रिक्शा अब भी सड़क पर दौड़ रहा था। उस रिक्शे का मालिक था रमेश, एक 31 साल का रिक्शा चालक जिसका चेहरा थका हुआ था मगर आंखों में मेहनत और ईमानदारी की चमक बाकी थी। उस रात रमेश घर जाने ही वाला था कि सड़क किनारे उसकी नजर पड़ी। एक बूढ़ा आदमी सफेद धोती कुर्ता पहने, कांपता शरीर और फटी चप्पलों में बैठा हुआ था। सरद हवा उसकी हड्डियों तक कुछ छेद कर रही थी। रमेश रुका और बोला, बाबा सब ठीक तो है ना? बुजुर्ग ने कांपती आवाज में कहा, बेटा मुझे मेरे घर छोड़ दोगे क्या? पैसे नहीं है। रमेश ने पल भर सोचा, फिर अपना पुराना साल उतारकर बाबा के कंधों पर डाल दिया। पैसे की चिंता मत करिए बाबा, आइए चलिए। हमारे साथ रिक्शा धीरे धीरे गलियों से गुजरा। रास्ते में रमेश ने बाबा को चाय पिलाई, जिससे बाबा की खांसी थमी। आधे घंटे बाद बाहर दोनों एक टूटी फूटी कोठरी के बाहर खड़े थे, जो कि बाबा का घर था। बाबा ने धन्यवाद किया और रमेश हल्के मन से अपने घर चला गया। पर उसे क्या पता था कि अगली सुबह का फोन उसकी जिंदगी बनाने वाला है। सुबह की पहली किरण अभी पूरी तरह से धरती पर उतरी भी नहीं थी कि रमेश का पुराना मोबाइल बजा था। नींद से बोझिल आंखों को मसलते हुए उसने कॉल उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से एक शब्द मगर शांत आवाज में सुनाई दिया। क्या आप रमेश बोल रहे हैं? रमेश चौंका। जी मैं ही हूं, आपको तुरंत पुलिस स्टेशन आना होगा। ये जरूरी है। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने हकलाते हुए पूछा कि क्या बात है साहब? दूसरी तरफ से आवाज आई, बस आ जाइए, सब कुछ वही बताएंगे। रमेश के माथे पर पसीना आ गया। उसने धीरे से पत्नी को जगाया और कहा, मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूं, लौटकर बताऊंगा। रास्ते भर उसका दिमाग एक ही सवाल से घिरा रहा, आखिर पुलिस को मुझसे क्या काम हो सकता है? पुलिस स्टेशन पहुंचते ही रमेश ने चारों ओर नजर दौड़ाई। हमेशा की तरह भीड़ भाड़ थी। कोई शिकायत दर्ज करा रहा था तो कोई गिड़गिड़ा रहा था। सामने खड़े एक इंस्पेक्टर ने उसे देखा और आवाज लगाई, जी तुम रमेश हो? जी साहब। रात तुमने एक बूढ़े आदमी को घर छोड़ा था ना? रमेश के होश सूख गए। जी छोड़ा था। क्यों, सब ठीक है ना? इंस्पेक्टर ने गहरी सांस ली और बोला, वो बुजुर्ग आदमी रात में गुजर गए। रमेश का दिल जैसे बैठ गया। उसने कांपती आवाज में कहा, लेकिन साहब जब मैंने छोड़ा था तब तो वह ठीक थे। इंस्पेक्टर ने सिर हिलाया। हम जानते हैं, उन्होंने आखिरी वक्त में तुम्हारा नाम लिया था और कुछ कागजात भी छोड़ गए हैं जो सिर्फ तुम्हें सौंपने हैं। रमेश हक्का बक्का रह गया। आखिर उस अनजान बुजुर्ग ने मेरे लिए क्या छोड़ा होगा? थाने के छोटे से कमरे में रमेश को बुलाया गया। वहां एक पुरानी लकड़ी की पेटी रखी थी। इंस्पेक्टर ने कहा, पेटी तुम्हें सौंपी गई है। बूढ़े आदमी का कहना था कि इसे खोलने का काम सिर्फ रमेश करेगा। रमेश के हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे से पेटी को खोला। अंदर एक कागज रखा था जिस पर लिखा था, रमेश कल रात तूने मुझे सिर्फ घर ही नहीं छोड़ा बल्कि इंसानियत की निशानी भी दी। तूने बिना जाने मेरी मदद की, जबकि मेरे अपने मुझे छोड़ गए थे। इस पे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इसे अपना मानकर निभाना तुम्हारा बाबा। कागज के नीचे कुछ और था, पुराने ताले की चाबी और कुछ दस्तावेज। इंस्पेक्टर ने कहा, बाबा ने मरते वक्त यही कहा कि अब यह सब तुम्हारा है। रमेश की सांसें भारी हो गईं। यह जिम्मेदारी आखिर किस रूप में सामने आएगी? रमेश पेटी लेकर बाहर निकला। रिक्शा पर बैठा तो दिमाग में कई सवाल गूंज रहे थे। घर लौटा तो पत्नी ने चिंतित होकर पूछा, क्या हुआ? पुलिस क्यों बुला रही थी? रमेश ने पूरी बात बताई। बीवी ने घबराकर कहा, यह सब बहुत अजीब है। हमें क्यों कुछ सौंपा होगा? कहीं मुसीबत तो नहीं? मनोज चुप हो गया, मगर दिल के किसी कोने में उसे महसूस हुआ यह मुसीबत नहीं बल्कि कुछ नया होने वाला है। उसने पेटी को कमरे में रख दिया। रात को वह बहुत देर तक जागता रहा। उसकी आंखों में वही बूढ़ा आदमी बार बार घूम रहा था, जिसकी कांपती आवाज अब भी कानों में गूंज रही थी। शायद कल रात की मुलाकात सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं थी। अगली सुबह रमेश ने सावधानी से फाइल खोली। उसमें जमीन के कागज थे, आनंद नगर की पुरानी मिल एरिया के पास की। दस्तावेज साफ सुथरे और असली थे। नाम मालिक के कॉलम में लिखा था, गोपाल दास, वही बुजुर्ग आदमी। मनोज के हाथ कांप गए। यह सब मेरे नाम क्यों छोड़ा बाबा ने? बीवी ने धीरे से कहा, शायद उन्होंने तुम्हें अपनी आखिरी आस समझा होगा। जमीन के साथ एक और कागज मिला। उसमें लिखा था, यह जमीन उन लोगों के लिए है जिनका सहारा कोई नहीं। रमेश,
इस जमीन का उपयोग बेसहारा लोगों के लिए करना, यही मेरी आखिरी इच्छा है। रमेश की आंखें भर आईं। अब उसे समझ आ गया था कि असली जिम्मेदारी क्या है। उस दिन रमेश ने काम पर निकलने से पहले रिक्शा थोड़ी देर रोका और सोचने लगा, मैं एक गरीब रिक्शे वाला हूं कि यह सब कैसे कर पाऊंगा। लेकिन दिल के अंदर एक आवाज आई जिसने बिना सोचे किसी अजनबी की मदद की, वो यह भी कर पाएगा। शाम को उसने पुरानी जमीन देखने का निश्चय किया। वहां पहुंचा तो जगह सुनसान थी, टूटी दीवारें, जंगली घास और बिराने घर। मगर उसके मन में जैसे कोई सपना जन्म लेने लगा। यहां एक आश्रय गृह बनाया जा सकता है, बेसहारा बुजुर्गों के लिए। उसने मन ही मन सोचा और सोच में डूबा ही था कि पीछे से किसी ने आवाज दी, ये जमीन तुम्हारी कैसे हुई? रमेश ने पलट कर देखा तो मोहल्ले का दबंग खड़ा था। कहानी अब टकराव की ओर बहने लगी थी। दबंग का नाम था राकेश। पूरे इलाके में उसका दबदबा था। वह आंखें तहेर कर बोला, यह जमीन तो हमारी नजर में है, अब तू आएगा और मालिक बन जाएगा। रमेश ने शांत स्वर में कहा, यह मुझे एक बुजुर्ग ने अपनी आखिरी इच्छा के रूप में सौंपी है। मैं इसे बेचने नहीं, समाज के काम में लाने वाला हूं। राकेश हंसा और बोला, अरे रिक्शे वाले, तेरे बस की बात नहीं, 2 दिन में समझा देंगे। रमेश चुप रहा मगर अंदर ही अंदर डर गया। घर लौटकर उसने पत्नी को सब बताया। पत्नी ने कहा, देखो हम गरीब लोग हैं, बड़े लोगों से लड़ना हमारे बस की बात नहीं। रमेश ने सिर झुकाया लेकिन मन में बाबा का चेहरा घूम गया। क्या मैं उनकी आखिरी इच्छा पूरी नहीं कर पाऊंगा? रमेश ने ठान लिया कि वह पीछे नहीं हटेगा। अगले दिन उसने शहर के कुछ समाज सेवियों से मुलाकात की। उन्होंने उसकी बात सुनी और कहा, अगर इरादा सच्चा है तो हम मदद करेंगे, पर कानूनी लड़ाई लंबी होगी। रमेश बोला, लड़ाई चाहे जितनी लंबी हो, लेकिन मुझे बाबा की आखिरी इच्छा पूरी करनी है। इसी बीच उस थाने से दोबारा बुलावा आया। वहां इंस्पेक्टर ने कहा, रमेश, ध्यान रखना, राकेश इस मामले में दबाव बना सकता है, पर सच तुम्हारे साथ है। रमेश ने सिर हिलाया। घर लौटते वक्त उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, बाबा मुझे हिम्मत देना, रास्ता कठिन है मगर मैं हार नहीं मानूंगा। दिन बीतते गए। राकेश बार बार धमकी देता रहा, लेकिन रमेश अब अकेला नहीं था। उसके साथ शहर के लोग भी अब धीरे धीरे जुड़ने लगे। यह खबर पूरे इलाके में फैल गई। लोग रमेश की हिम्मत और नेक दिल की चर्चा करने लगे। रात को जब वह थका हारा घर आया तो पत्नी ने उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, तुम्हारी आंखों में अब दर्द नहीं, एक चमक है। रमेश मुस्कुराया, क्योंकि अब मुझे लगता है कि मैं अकेला नहीं हूं। इंसानियत हमेशा साथ होती है। मगर तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर खड़ा था राकेश। उसके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी। रमेश, कल सुबह मिलना पड़ेगा, अब फैसला होगा। और यहीं से कहानी ने नया मोड़ लिया। अगली सुबह आनंद नगर की हत्या की हवा में अजीब बेचैनी थी। रमेश तय समय पर उस वीरान मैदान में पहुंचा जहां राकेश ने बुलाया था। चारों ओर उसके आदमी खड़े थे। राकेश हंसते हुए बोला, देख रिक्शे वाले, तेरे पास 2 रास्ते हैं, या तो जमीन हमारे हवाले कर दे या फिर मुसीबत में फंस जाएगा। रमेश ने गहरी सांस ली। यह जमीन मेरी नहीं है, बाबा की आखिरी इच्छा है। यहां बेसहारा लोगों का घर बनाना है। राकेश ताव में बोला, बेसहारों की चिंता छोड़, अपनी चिंता कर। तभी पीछे से कुछ लोग आए। शहर के समाज सेवी और 2 पुलिस वाले। इंस्पेक्टर ने सख्ती से कहा, राकेश, अब धमकी देने का खेल खत्म, कानून सबके लिए बराबर है। राकेश झुंझुला गया, पर रमेश के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। अब यह लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं रही थी। उस दिन के बाद रमेश ने जमीन पर छोटे छोटे काम शुरू कर दिए। सबसे पहले वहां जारिया साफ की, रिक्शे से मिट्टी धोई। मोहल्ले के कुछ लड़के भी मदद करने लगे। पत्नी अक्सर कहती, इतनी मेहनत करके भी शाम को थकते नहीं। रमेश हंसकर जवाब देता, यह थकान नहीं, उम्मीद है। धीरे धीरे वहां एक नींव रखी गई। किसी ने ईंट दान दी, किसी ने सीमेंट का बोरा, और कोई मदद ना कर पाया तो अपने हाथों से काम कराया। लोगों में चर्चा होने लगी, एक रिक्शे वाला जो खुद गरीब है दूसरों के लिए आश्रय गृह बना रहा है। रमेश के दिल में अब सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, बाबा की आखिरी इच्छा को हकीकत बनाना। लेकिन जैसे जैसे निर्माण कार्य आगे बढ़ने लगा, राकेश की बेचैनी भी बढ़ने लगी। उसने अपने आदमियों से कहा, अगर यह घर बन गया तो इलाके में हमारी ताकत कम हो जाएगी। उस रात जब रमेश अपने रिक्शे के पास बैठा था, 2 नकाबपोश आए और जमीन पर पड़ा सीमेंट बर्बाद कर गए। सुबह जब मनोज पहुंचा तो सब बिखरा पड़ा था। बीवी रो पड़ी, मैंने कहा था ना कि रास्ता खतरनाक है। मनोज ने गहरी सांस ली और बोला, हाँ मुश्किल है, लेकिन बाबा का सपना अधूरा नहीं रह सकता। उसने फिर से सब उठाया
और इस बार और ज्यादा लोगों ने मदद की। मुसीबत ने उसकी हिम्मत को और ज्यादा मजबूत बना दिया था। एक शाम इंस्पेक्टर फिर रमेश से मिला और उसने कहा, शायद पता ना हो, पर बाबा कोई साधारण इंसान नहीं थे। गोपाल दास इलाके के पुराने मील मालिक थे। अपनों ने धोखा दिया, इसलिए वह गुमनामी में जीने लगे। रमेश चौंक गया। मतलब वह करोड़पति थे? इंस्पेक्टर ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन अकेलेपन ने उन्हें तोड़ दिया था और तुमसे मिलकर उन्हें फिर इंसानियत पर भरोसा हुआ। रमेश की आंखें भर आईं। यह तो जिम्मेदारी और भी बड़ी है। अब उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, आश्रय गृह बनेगा और बाबा की याद जिंदा रहेगी। यह अब सिर्फ कर्तव्य नहीं, श्रद्धांजलि बन चुकी थी। दिन पर दिन मेहनत बढ़ती गई। बच्चे ने भी छोटे छोटे काम शुरू कर दिए। वो अक्सर कहता, पापा जब यह घर बन जाएगा तो कोई भी दादाजी अकेले नहीं रहेंगे। रमेश मुस्कुराता और उसका सिर सहलाता। पड़ोस की औरतें खाने का डिब्बा लाती, कोई पानी का घड़ा रख देता, लेकिन मुश्किलें खत्म नहीं हुई। राकेश ने कानूनी पेच फंसाने की कोशिश की, कोर्ट में केस डाला। रमेश को थाने और वकील के चक्कर लगाने पड़े। बीवी ने एक दिन कहा, झल, तुम्हारी हिम्मत देखकर लगता है कि यह सपना सच ही हो जाएगा। रमेश ने दृढ़ स्वर में कहा, सपने तभी पूरे होते हैं जब इंसान उन्हें सिर्फ अपना नहीं सबका समझ ले। और यही सोच उसे आगे बढ़ा रही थी। महीनों की मेहनत के बाद नींव से दीवारें खड़ी होने लगी। जगह अब वीरान नहीं, उम्मीद की इमारत जैसी लगने लगी। लोग आते और कहते, यह तो चमत्कार जैसा है। एक रिक्शे वाले ने कर दिखाया। रमेश हमेशा जवाब देता, यह मेरी नहीं, सबकी मेहनत है। एक दिन जब पहली छत ढाली जा रही थी, तब रमेश ने आसमान की ओर देखा और धीमे से कहा, बाबा आपका सपना अब आकार ले रहा है। रात को उसने सपना देखा। बाबा मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं, तूने इंसानियत की लाज रखी बेटा। सुबह उठकर उसकी आंखें नम थीं, जैसे बाबा सचमुच उसके पास आकर आशीर्वाद देकर गए हों। लेकिन राकेश हार मानने वालों में से नहीं था। उसने गुंडों से हमला करवाया। उस दिन जब मजदूर काम कर रहे थे, अचानक ईंटें फेंकी गई। लोग डर कर भागे। रमेश आगे बढ़ा और चिल्लाया, जो कहना है मुझसे कहो, मासूम को क्यों डराते हो? गुंडे रुक गए। उसी वक्त पुलिस पहुंच गई। इंस्पेक्टर ने राकेश को गिरफ्तार कर लिया। इलाके के लोग खुश हो गए। उन्होंने रमेश को घेर लिया और कहा, तुम्हारी हिम्मत ने हमें भी इंसानियत की ताकत सिखाई है। रमेश ने सिर झुकाकर कहा, यह सब बाबा का आशीर्वाद है। अब रास्ता साफ था। सपना पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता था। आखिरकार वो दिन भी आया जब आश्रय बनकर तैयार हुआ। नाम रखा गया गोपाल सदन। उद्घाटन के दिन पूरे कस्बे के लोग इकट्ठा हुए। मंच पर कोई नेता नहीं, बल्कि मजदूर, रिक्शे वाले और बच्चे बैठे थे। रमेश ने माइक थामा और बोला, यह घर मेरा नहीं, यह हर उस इंसान का है जिसे दुनिया ने अकेला छोड़ दिया। बाबा ने कहा था कि इंसानियत से बड़ी कोई दौलत नहीं, और आज मैं वही साबित करना चाहता हूं। भीड़ तालियों से गूंज उठी। बुजुर्गों की आंखों में आंसू थे। उस पल रमेश को लगा कि उसने सचमुच अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा काम पूरा कर लिया है। कुछ महीनों में आश्रय गृह में कुछ बुजुर्ग आए। किसी को बेटों ने छोड़ दिया था, कोई जिंदगी की लड़ाई में हार चुका था। रमेश रोज वहां जाता, कभी उनके साथ बैठकर कहानियां सुनता, पीयूष उन्हें रिक्शे पर घुमाता, बच्चा भी वहां खेलने चला जाता। बीवी ने कहा, तुम्हें देखो तो लगता है जैसे तुम खुद इस घर के बेटे हो। रमेश मुस्कुराया। बाबा ने मुझे यही जिम्मेदारी दी थी। हर शाम जब बुजुर्ग एक साथ बैठते तो कहते थे, रमेश बेटा, तूने हमें घर दिया, वरना हम तो भटक रहे थे। रमेश को महसूस हुआ कि इंसानियत की लौ कभी बुझ नहीं सकती। साल गुजर गए। गोपाल सदन पूरे जिले में मिसाल बन गया। रमेश की सादगी वैसी ही रही। आज भी वह रिक्शा चलाता। फर्क सिर्फ इतना था कि अब हर सवारी उसे पहचानती थी। और इस तरह एक रिक्शे वाले ने पूरी दुनिया को सिखाया कि नेक दिल से बड़ा कोई वारिस नहीं होता। मेरे प्यारे दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।